हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस्ड लेवल जीएसटी बेस्ड जर्नल एंट्री जो आपकी इंटरव्यू में काफी हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब भी आपसे जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा वो इन दी मोड जर्नल एंट्री के थ्रू ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आज सभी के लिए है जो एआर और ईपी की जो सर्चिंग कर रहे हैं या अपना लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जर्नल से। जीएसटी ऑन मिक्स सप्लाई। फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछी जा रही है कि सेलिंग चॉकलेट ऑफ 10,000 एंड ड्रिंक्स 10,000 बट द जीएसटी रेट इज 18% एंड 28% ईच। तो आपकी बुकिंग क्या रहेगी? ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाली का जीएसटी रेट निकालना है। फॉर एग्जांपल मेरे को पता है 10,000 का अगर 18% करूंगा तो 1800 आएगा, और वही 10,000 का 28% करूंगा तो 2800 आएगा। अब इन दोनों को क्या कर देना, प्लस 2800 प्लस 1800। ठीक है, तो मेरा टोटल कितना आ जाए 4600। अब यहाँ पे उन्होंने सेल किस फॉर्म में दी हुई, सीजीएसटी और एचजीएसटी। अगर सीजी और एचजीएसटी करना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो मेरा जो जीएसटी ईच आ जाएगा 2300 सीजीएसटी और 2300 एचजीएसटी। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में मैं जीएसटी की एंट्री अपनी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो एंट्री कैसे अपलोड करूंगा मैं, मेरा क्रेडिट क्या रहेगा, मेरी सेल कितनी थी 10,000 प्लस 10,000। ठीक है, 10 प्लस 10, जीएसटी टोटल कितना था 4600 डिवाइडेड बाय करके आ गया क्रेडिट साइड में 2, सीजीएसटी 2300 और एचजीएसटी में आ गया 2300। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया 24,600 अंडर डेप्टर अकाउंट। मेरी सेल की एंट्री क्या होगी, अपलोड फॉर द मिक्स सप्लाई। अगर ये चीज मेरे से मैं आपको कहूं कि यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, मींस कि मैं आपसे कहूं कि मेरे को ये जानना है कि एक चीज की वैल्यू 20,000 है। ठीक है, 20,000 है, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आप देखते हो ना, इंक्लूसिव ऐसा लिखा रहता है, इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, तो अब मैंने ये जानना है कि इसमें 18% का जीएसटी रेट है, इसमें जीएसटी कितना और टैक्सेबल वैल्यू कितनी। तो मेरी कैलकुलेशन क्या रहेगी, सिंपल सा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर ओपन। ठीक है, 20,000 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 1.18। ठीक है, करके मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेटर एक्चुअली वन नोट में खुलता नहीं है, तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू मेरी आ जाएगी 16,949। ठीक है, और मेरा जीएसटी कितना रहेगा उस पर 18%। जीएसटी अमाउंट आ गया प्लस 3,050 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट समथिंग टोटल करूंगा तो टोटल क्या हो जाएगा, मेरी 20,000 की सेल हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा जीएसटी रेट रह जाएगा और ये मेरा रह जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो मेरी क्या रिवर्स कैलकुलेशन भी इसी की बेस पे आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछी जा सकती है, नेक्स्ट जो पूछा जा सकता है वो क्या रहेगा, जीएसटी और ब्रांच ट्रांसफर। ठीक है, ब्रांच ट्रांसफर क्या, मेरी एक ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है, दूसरी ब्रांच हरियाणा में है। ठीक है, तो मेरी हरियाणा वाली जो सप्लाई है, अब ये तो नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हो दिल्ली में, मैन्युफैक्चरिंग हो गई वो दिल्ली से पूरी पूरी ऑल ओवर पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं, वो पहले एक स्टेट में जाता है फिर दूसरे स्टेट में। आपने कभी देखा होगा कि एचयूएल है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट है, वो आप जेएनके में भी चले जाओगे वो सेम सिमिलर है, और वहीं आप कन्याकुमारी भी चले जाओगे वो प्रोडक्ट सिमिलर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उनकी प्रोडक्शन हाउस एक है, वो एक ही प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूस करके ऑल ओवर दी इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी विद इन कंपनी हम एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसफर करें तो उसे बोला जाता है ब्रांच ट्रांसफर। अब इस ब्रांच ट्रांसफर की एग्जांपल क्या रहेगी, ट्रांसफरिंग गुड्स। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है ट्रांसफरिंग गुड फॉर 50,000 विद 18% जीएसटी। ठीक है, आपके पास माल आया है, इस केस में वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, इनपुट किसको किया हुआ है, क्रेडिट इनपुट उसने क्रेडिट कर रखा है हेड ऑफिस को। तो अब हेड ऑफिस क्रेडिट है तो ये मेरा क्या रह गया, मेरी फॉर्म किस में बन गई, परचेज में। ठीक है, मेरा लेजर किसमें शो कर रहा है, तो मैं डेबिट किसे करूंगा, ब्रांच ट्रांसफर अकाउंट डेबिट मेरी परचेज में। ठीक है, इनपुट मैंने आईजीएसटी को कर रखा है क्योंकि इंटरेस्ट में माल आया होगा, अगर ब्रांच में तो 99 केसेस में यही होता है, इंटरेस्ट ही होता है। तो 9,000 हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बुक हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट फॉर सर्विसेज। ठीक है, एडवांस पेमेंट फॉर सर्विसेज, मैंने किसी से सर्विसेज लेनी है बट मैंने उसको एडवांस, ठीक है, दे दिया, एडवांस मेरे पास रिसीव हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी प्लॉटिंग क्या करूंगा। ये क्यों जरूरी है कि जब भी आप एडवांस पेमेंट रिसीव करते हो तो क्या आपको उस पर कोई कंप्लाइंसेस उस पर लाइबल होते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई लेवी, जो भी हमारा जीएसटी कंप्लाइंसेस क्या कहता है, जब भी आप किसी पार्टी से एडवांस लो
तो आपको जीएसटी में वो प्लॉट करना पड़ेगा। वो प्लॉट कहाँ पे होता है, जब आप जीएसटी 1 भरोगे ना तो उसमें देखना है टेबल 11A आएगा, उसमें लिखा रहता है कि जब भी आप किसी से एडवांस लो तो उसकी एक डिटेल एंटर करनी पड़ती है, तो उसमें जीएसटी भी लेवी होता है। तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो, क्योंकि एडवांस आया, सर्विसेज के लिए एडवांस आपके पास आया, तो आपने क्या माल बेच दिया ना, आपकी सर्विसेज सेल होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी एंट्री आपकी एडवांस रिसीव्ड, ठीक है, 1 लाख से जीएसटी 18% है, तो क्या है, दोनों को ईच इक्वली डिवाइड कर देना, सीजीएसटी और जीएसटी को 9000 प्लस 9000 ईच, और बैंक अकाउंट को क्या कर देना आपने, डेबिट, ठीक है, क्योंकि बैंक के मोड से 1,18,000। और ध्यान रखिए, जब भी आपकी पार्टी आपको एडवांस देगी तो एक बात क्या है, जीएसटी जरूर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है कि गवर्नमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टीडीएस और जीएसटी में, ठीक है। जब भी आप टीडीएस कब लाए, फॉर एग्जांपल मेरा एक टीडीएस का वेंडर है, ठीक है, उसकी मैंने पेमेंट और बिल आया है, ठीक है, मैंने उसकी पेमेंट जो की है वो मैंने की है फरवरी मंथ में, ठीक है, फरवरी 25 में, पर मैं बिल बुकिंग कर रहा हूँ मार्च में। तो टीडीएस किस पे लाइबल होगा, टीडीएस लाइबल लेवी होता है एट द टाइम विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और इनवॉइस, ठीक है, तो टीडीएस लेवी होगा पेमेंट पे। और सेम केस जीएसटी में रहता है, जब भी आप एडवांस किसी को रिसीव, किसी का पैसा आता है या आपका पैसा किसी के पास जाता है, तो आपको एज ए सर्विसेज ट्रीट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए एंट्री देख ली, अब आगे बढ़ते हैं हम। आईटी रिवर्सल फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज, ठीक है, एग्जाम्प्ट सप्लाई मीन जिन पे कोई भी जीएसटी नहीं होता, ठीक है, तो रिवर्सल हुआ, आईटी रिवर्सल मतलब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें वापस मिल गया। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की इनपुट टैक्स किसी को सर्विसेज में दिया था, आईटीसी दिया था, आउटपुट में दिया था, तो उसका 10% था एग्जाम्प्ट सप्लाई में, तो जो आपको रिवर्सल होगा वो इसकी रिवर्सल की एंट्री क्या मानिए आपने, जब एट द टाइम आपने सेल बुक करी होगी तो आपने आउटपुट और सीजीएसटी और एचजीएसटी को क्या किया होगा, क्रेडिट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ आपने सेल में क्या किया होगा, इन दोनों को क्रेडिट। आप क्या करेंगे, इन दोनों को डेबिट, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, ठीक है, दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया। अब दूसरा लैग क्या रहेगा, इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी, क्यों इसका भी ये क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि ये मेरा इनपुट था जो मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको भी तो कम करेगा, ठीक है, रिवर्सल हुआ ना मेरा, तो ये चीज को कंसेप्ट नहीं, एट द टाइम यहाँ पे जब क्रेडिट किया लाइबिलिटी खड़ी होगी, डेबिट किया होगा लाइबिलिटी क्या होगी, राइट ऑफ। अब इस जो क्रेडिट हुआ ये पोर्शन भी तो कम करेगा मेरा इनपुट का, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगी कि इस ट्रिक को कोई भी एक अजम्पशन लेकर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई भी एक अजम्पशन लेकर जीएसटी आईटीसी रिवर्सल ऑन अजम्प्ट सप्लाई की, तो प्लीज एक छोटी सी क्वेश्चन कमेंट में डालना, इससे मेरे को भी लगेगा कि आप वीडियो पूरी देख रहे हो। उसके बाद जीएसटी ऑन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मींस आपने जो गुड्स बाय की होगी एट द टाइम ऑफ परचेज, अब उसको क्या कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न किसको कर रहे हो, वेंडर को। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें कभी भी ना एंट्री जो भी घूमेगी आपकी, आप जो भी एंट्री करोगे ना, ठीक है, परचेज और सेल, और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ठीक है, दोनों की डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। जब हम परचेज बुक करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट, जो भी अमाउंट रहता है, ठीक है, टू सप्लायर अकाउंट, ठीक है, सप्लायर को आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपना क्रेडिटर बोलो, ठीक है, कुछ भी, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये चीज रिवर्सल हो जानी है, ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट लिया होता तो इनपुट अकाउंट डेबिट, यही करता ना मैं, ठीक है। अब ये चीज रिवर्सल होगी कि माल आया वापस चला गया, अब कितने का गया वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट क्या है, एंट्री क्या होगी, ठीक है, सप्लायर अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, अकाउंट डेबिट टू इनपुट को जो लिया था उसको रिवर्सल भी तो करना है, इनपुट अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, सेम एंट्री को हम करेंगे। इसमें इसने एग्जांपल दिया है कि रिटर्न गुड्स फॉर 10,000 18% जीएसटी, ठीक है, अब जीएसटी को तो है ही 900 ईच में डिवाइड करते हैं, परचेज रिटर्न 10,000 की थी, टोटल वैल्यू जो हमने वेंडर को रिटर्न करनी है वो है 11,800 की। उसके बाद बात करेंगे हम बार्टर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे बार्टर सिस्टम होता क्या है, शायद किसी को पता भी हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए है बार्टर सिस्टम। यहाँ पे देखते हैं बार्टर सिस्टम, मेरी एक कंपनी है 1 और कंपनी एक है 2, ठीक है। अब ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं आपस में ही, ठीक है, इसने इसको सेल करी, ठीक है, सेल करी, इसने क्या करा, परचेज, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, इस केस में सबसे पहले इसने लिया कोई प्रोडक्ट ए, ठीक है, अब प्रोडक्ट, अब इसने क्या किया, कंपनी नंबर 2 ने सेल करी, यहाँ से सेल यहीं लिख देता हूँ इसको रख करके, कोई प्रोडक्ट बी, इसने क्या कर लिया, परचेज, ठीक है, सेम अमाउंट। तो इस जो कंसेप्ट होगा इसको क्या बोला जाएगा, बार्टर सिस्टम, यानी हम करते हैं बार्टर सिस्टम में एक पार्टी दूसरी पार्टी से
एक्सचेंज करती है विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ, इसका जो सिंपल सा डिफरेंट, अगर बार्टर कोई पूछे ना बार्टर सिस्टम क्या है, तो सिंपल सा आंसर देना अपने, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। और इस केस में हमेशा मेरे वेंडर जो मेरा सप्लायर रहेगा उसका बैलेंस क्या रहेगा, नील, ठीक है। अगर नील नहीं आ रहा है तो लेजर में वो जो पर्टिकुलर एंट्री होगी उसका कोई रिमार्क्स होगा या कुछ होगा, अदरवाइज लेजर मिसमैच होगा। अब इस केस में क्या हुआ लेजर, इसमें क्या एग्जांपल देंगे हम, एक्सचेंज गुड्स फॉर 50,000 जीएसटी। अब एक्सचेंज गुड्स हुई है तो सबसे पहले एंट्री क्या रहेगी, सबसे पहले हमने क्या किया होगा, परचेज, हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। परचेज हुई है 50,000, इनपुट लगा 9,000 का, ठीक है। सेल हुई 50,000 की, आउटपुट आई जीएसटी गया 9,000 का, एंट्री क्या होगी, नो ऑफ, क्योंकि यहाँ परचेज ने भी अपनी वैल्यू इंक्रीज कर दी और सेल ने भी अपनी वैल्यू इंक्रीज कर दी। आप कभी देखोगे ना कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या करती है, बार्टर सिस्टम का यूज करती है। आप देखना कभी भी कि एक बड़ा हाउस है उसका एडवर्टाइजमेंट है, जो मीडिया हाउस होते हैं वो काफी केसेस में बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। जीएसटी ऑन फ्री सैंपल, फ्री सैंपल्स मींस कंपनी का क्या है, एक्सपेंसेस है ना, ठीक है। अब एक्सपेंसेस को भी ट्रीट करना हमने। अब फ्री सैंपल, सैंपल अगर आप सैंपल दोगे किसी को तो आपके क्या, आपके जो गुड्स हैं, जो आपका स्टॉक है वो नेगेटिव में जाएगा ना, मींस उसमें रिड्यूस होगा ना कोई भी क्वांटिटी, तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, उसको एज ए सेल भी ट्रीट करना है, ठीक है। उस पर जीएसटी भी लगानी है, जीएसटी मींस कंप्लायंसेस लगाना। तो इसकी कैसे बुकिंग करोगे आप, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फ्री सैंपल बोर्ड 10,000 जीएसटी 80%, सेल करनी है। सेल जो भी फ्री सैंपल या स्टॉक कोई भी डैमेज हुआ तो उसमें हम सेल का पार्ट लेंगे, तो ये कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेल अकाउंट को क्या करना है, आपने क्रेडिट जीएसटी लेना है, सीजीएसटी और एचजीएसटी, क्योंकि सैंपल जब भी जाएंगे ये तो है नहीं किसी पार्टिकुलर वेंडर के नाम पे जाएंगे, तो इसलिए इस केस में एचजीएसटी कभी नहीं लगेगा, हमेशा सीजीएसटी और एचजीएसटी, ठीक है। क्योंकि जो भी बी टू सी की ट्रांजेक्शन देंगे, जो भी बुक्स अपनी एक्सपेंसिस से रिलेटेड देंगे वो सारे किस में देंगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी में। और एडवर्टाइजर एक्सपेंसिस, क्योंकि यहाँ पे फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं ना, डेबिट। टोटल खर्चा बुकिंग कितने की होगी, टोटल एक्सपेंस बुक हुआ 11,800 के, और आपने क्रेडिट में कितना कर दिया, 11,800, एंटी नॉक ऑफ, ठीक है। स्क्रैप सेल, ठीक है, जो मैं कह रहा था वेस्ट एजेंट, स्क्रैप स्केल लगाऊं सेम, स्क्रैप भी हुई, सेल हुई है, ठीक है। स्क्रैप सेल होगी तो क्या होगा, पैसा बैंक में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ये तो है नहीं कोई आप कोई ऐसे स्क्रैप स्टोर के पास बोले वो आपको बोलेगा नहीं जी मेरे को, मैं आपको चेक दूंगा 3 महीने का पीडीसी बनाकर, ये नहीं, आप कैश में उससे लोगे, ठीक है, जहाँ आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा कुछ भी करेगा। आपने क्या दिखाना, स्क्रैप सेल 20,000 की, आपको जीएसटी जो भी उसकी जीएसटी सीजीएसटी और जीएसटी होगी, और डेबिट में कर देना अपने कैश और बैंक को, ठीक है। जीएसटी ऑन लीज एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हम दो फॉर्म का यूज करते हैं, जब भी आप किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें दो चीजें डिफाइन होंगी, एक रेंट का खर्चा होगा, एक एडमिन, रेंट और लीज में, ठीक है, दूसरी में होगा लीज का। ये क्यों होता है, जो रेंट का प्रोपोर्शन होता है ना वो लिमिटेड होता है, वो 1 से 5 साल या 10 साल, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। फिर अगर उससे ज्यादा की लेनी है तो आप क्या करते हो, लीज, ठीक है। लीज कितने सालों के लिए होती है, ये मैक्सिमम 19 ईयर्स तक हो सकती है,